हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू एस अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे शंकर आईएएस की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसका चैप्टर 3। इससे पहले जो चैप्टर 1 है और 2 है उसका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और आप मेरे चैनल जिग्नू आईएएस अकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो उन दोनों चैप्टर्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का क्या मतलब है कि जो पेड़ पौधे जानवर या फिर जो भी चीज़ें लैंड पर उपस्थित हैं, लैंड पे प्रेजेंट है, उस इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। उसमें इक्वेटिक इकोसिस्टम का कोई भी पार्ट नहीं मौजूद है। सिर्फ लैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि माउंटेन स्लोप्स और फॉरेस्ट एरिया या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो कि सिर्फ लैंड पे ही प्रेजेंट है, उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, और वो सिर्फ लैंड से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट तुंद्रा। तुंद्रा का मतलब ये होता है कि बारन लैंड। बारन लैंड मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है, और वो आर्कटिक और अल्पाइन दो टाइप्स के तुंद्रा होते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में होते हैं। ठीक है, आर्कटिक तुंद्रा जो कि जो पोलर बेल्ट है वहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, और जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। ये नदर्न जो ये कौन सी कंट्रीज़ में होते हैं, ये कनाडा, अलास्का, यूरोपियन, रशिया, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये तुंद्रा की साइड में आती हैं। ठीक है, तुंद्रा में कौन कौन से कंट्रीज़ आती हैं, जो कि होती है कनाडा, अलास्का, यूरोपियन, रशिया, साइबेरिया, आइलैंड ग्रुप ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, साउथ पोल पे अगर हम देखो तो तुंद्रा जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वो है वो ओशन के द्वारा कवर किया गया है। अल्पाइन तुंद्रा जो कि हाई माउंटेन के ऊपर अकर करता है, और ट्री लाइन, वहाँ जो ट्री लाइन होती है उसके अबव होता है ये। लेकिन माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं सभी लैटिट्यूड पे। लेकिन अल्पाइन तुंद्रा जो है वो एक नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस शो करता है। दिन में और टेम्परेचर होता है, लेकिन रात को कुछ और टेम्परेचर होता है। लेकिन वहाँ का जो फ्लोरा और फोना है वहाँ पे डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि वहाँ का जो फ्लोरा फोना अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें से जो वेजिटेशन है तुंद्रा की, उसमें से कॉटन ग्रास, सेजेस, ट्वारफेथ, विलो, बर्चेस, लाइकेंस, ये सब जो ये छोटे छोटे श्रब्स वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और एनिमल्स जो तुंद्रा में पाए जाते हैं वो है रेनडियर, मस्क, ऑस्क, आर्किड हेयर, कार्बियोस, लैमिंग एंड स्क्वेरल। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो उनकी लाइफ जो होती है वो लॉन्ग होती है। जैसे कि सैलिक्स आर्किटिका, उन विलो जो उनका लाइफ स्पैन है वो 150 से 300 ईयर्स का होता है। लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इतनी ठंड से, क्योंकि उनके पास जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। ठीक है, वो अपने आप को, जो वहाँ की चिलनेस होती है, जो वहाँ की ठंड होती है, उससे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो हेयर होते हैं, एपिडर्मल हेयर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। जो मैमल्स होते हैं तुंद्रा के, उनकी जो बॉडी का साइज़ होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, उनकी टेल जो होती है स्मॉल होती है, और ईयर जो होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं, क्योंकि वो जो लॉस ऑफ हीट है सरफेस की उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, ईयर टू अवॉइड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस। जो उनकी बॉडी होती है वो कवर होती है एक फुर से, जो कि इंसुलेशन के लिए होती है। जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, जो कि उस ईयर के लिए फेवरेबल, उस ईयर ऑफ पीरियड के लिए जो होती है वो फेवरेबल होती है। अब नेक्स्ट क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जैसे कि ये कुछ काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ का असेंबलीज होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस जो होती हैं इकोसिस्टम की वो वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर जो होगा वहाँ पे सही होगा, तो वहाँ पे जो सॉयल होगी, वहाँ का क्लाइमेट होगा, वो फेवरेबल होगा फॉर द ट्रीज़ ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि पर्टिकुलर एरिया का जो इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा। तो जो नेचर होता है सॉइल का, द नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट एंड
लोकल ट्रोपोग्राफी जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि वहाँ का जो ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह के फॉरेस्ट वेजिटेशन का अबंडेंस वहाँ पे पाया जाएगा। ये वहाँ के सॉयल और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट में भी एवरग्रीन हो सकता है और डेसिडियस हो सकता है, और ये उनके जो लीफ होती है ना, ब्रॉड लीफ, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो कुछ कॉनिफरस ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो जिस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह के कुछ नीडल लाइक शेप होती है वहाँ की ट्री की, ठीक है। जो वहाँ पे पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल नीडल की तरह नुकीली होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रीज़ हैं वो कनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो तो इकोसिस्टम जो होता है वो कुछ कैटेगरीज पे डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉनिफरस फॉरेस्ट जो होता है वो टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं, ठीक है। ये एक बायोम को दर्शाते हैं, नॉर्थ टू साउथ लैटिट्यूड, जो हाइयर टू लोअर लैटिट्यूड, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। कॉनिफरस ट्रीज के बारे में जानते हैं, इसे बोरेल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कोल्ड रीजन में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाई रेनफॉल होती हैं। ये जो इसका क्लाइमेट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और लॉन्ग विंटर होता है, शॉर्ट समर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बोरियल कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स फीर, पाइन ट्रीज एक्सेट्रा। एनिमल जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो होते हैं लिनक्स, वॉल्फ, बेयर, रेड फॉक्स, प्रिकोपाइन, स्क्वेरल, एम्फीबियंस लाइक हाइला, रेना एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। बोरेल फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और पोर्टजोल्स होती है, ठीक है। लेकिन जो वेदरिंग होती है रॉक की वो स्लोली जो होती है तो वो कोल्ड इन्वायरमेंट में प्रोसीड करती है, क्योंकि वहाँ का जो कॉनिफर नीडल ट्री है वो इसी तरह की सॉइल में जो होता है वो सर्वाइव करता है, ठीक है। लेकिन जो लीफ होती है वो डीकम्पोज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली डीकम्पोज होती है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच जो होती है वो नहीं होती है। तो सॉइल जो होती है एसिडिक होती है, मिनरल डेफिशिएंट होती है। तो इस तरह से जो वहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर को देखते हुए वहाँ की जो कुछ सोल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो कि सम टाइम जो रूट तक पहुँचते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे वहाँ के रूट तक पहुँचते हैं। तो ये एक प्रोसेस जो होता है ना कि लीव्स नो अल्काइन ओरिएंटेड कैशन एनकाउंटर द ऑर्गेनिक एसिड ऑफ लीटर, तो ये जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं वहाँ उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ उन पेड़ पौधों की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है कम्युनिटी की वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है बोरेल फॉरेस्ट की, लोअर देन ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट। इसके आगे देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब से आप ये समझ जाइए कि कोई ऐसा पेड़ है जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपनी जो सारी पत्तियां हैं वो झाड़ देता है, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट जिसको हम मॉडरेट क्लाइमेट या फिर ब्रॉड लीफ डेसिडियस ट्रीज भी कहते हैं, वो अपनी जो पत्ते हैं वो फॉल कर देते हैं पर्टिकुलर सीज़न में, ठीक है। चाहे वो ओवर विंटर एंड कुछ नई फॉइलेज जो है वो आती हैं स्प्रिंग के टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करती हैं। जो प्रिसिपिटेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जो सॉइल होती है टेम्परेट फॉरेस्ट की वो पोर्टजोलिक होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डीप होती है। तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में देख लेते हैं कि जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का, वो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वार्म है, ड्राई है समर में, और कोल्ड और मॉइस्ट है विंटर में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज़ है वो पाए जाते हैं। लेकिन जो फायर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हजार्डस फैक्टर है इस इकोसिस्टम में। अडेप्टेशन जो है प्लांट्स का वो उनको एनेबल करता है कि वो क्विकली अपनी जो ग्रोथ है वो रीजनरेट करें, ठीक है। जलने के बाद मान लो एक बार आग लग गई और वो सब चीज़ें जल गई, लेकिन उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो क्विकली खुद को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट जो होती है वो सीजनली अगर हम देखें टेम्परेचर और उसके रेनफॉल के हिसाब से वहाँ पे अकर करती है, ठीक है। रेनफॉल के हिसाब से वहाँ पे जो वहाँ का फॉरेस्ट एरिया है वो अकर करता है। अगर हम देखें तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉग शायद कभी हैवी हो या फिर कभी ना हो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का वो रेनफॉल होता है, ठीक है। रेनफॉल से ही वहाँ का जो वाटर सोर्स है वो
इम्पॉर्टेंट होता है। बायोटिक डाइवर्सिटी जो होती है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की वो हाई होती है अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो। जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की और एनिमल्स की वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है अगर हम कंपेयर करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो इक्वेटर के पास जो है अकर करता है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स होता है, रिच कम्युनिटीज़ होती है अर्थ में। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है दोनों हाई होती है, और ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, कुछ इस तरह से ये यूनिफॉर्म कंडीशन में पाई जाती है। जो इसकी एनुअल रेनफॉल होती है वो 200 सेंटीमीटर से एक्सीड कर जाती है कई बार, और ये जनरली डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द ईयर। जो फ्लोरा होता है वो हाईली डाइवर्सिफाइड होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा यहाँ पे पाए जाते हैं। जो एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो वर्टिकली जो स्ट्रैटिफाइड होती है, टॉल ट्रीज, फिर उसके बाद कुछ ये वाइन से कवर हो जाती हैं, क्रीपर्स होते हैं, लियानास होते हैं, एपिफाइट्स वो होती हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा कोई पेड़ है, इस तरह का बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर है पेड़ का, यहाँ पे उसकी डाली गई है, तो इस पेड़ पर कोई दूसरा प्लांट जो है वो उगना शुरू हो चुका है तो इसे एपिफाइट कहते हैं। ठीक है, इसका जो एक्सट्रीम डेंस वेजिटेशन पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, जो कि वर्टिकली स्ट्रैटिफाइड्स होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका जो लोअर लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अनडिस्ट्रॉय होता है ट्रीज़ के लिए, श्रब्स, हर्ब्स लाइक फर्न्स। इसके नीचे ये जो श्रब्स, हर्ब्स लाइक फर्न्स, पाम्स, ये सब चीज़ें उगती हैं। सॉइल जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वो रेड लोटस सॉइल होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं। ठीक है, और जो हाई रेट जो होता है लीचिंग का वो इस सॉइल को वर्चुअली यूजलेस बना देती हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि इसकी लीचिंग बहुत होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं। लेकिन जब ये अनडिस्टर्ब होती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स और लिटिल लेयर प्रोवाइड करती हैं ताकि यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अच्छे से उग सके, और इस तरह से जो पावर्टी है सॉइल की उसको भी कम करती हैं। ठीक है, तो अंडरग्रोथ जो होती है इसकी रिस्ट्रिक्ट करती है बहुत सारी एरियाज़ में, जैसे सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँच रही है तो इस तरह से जो कुछ एरियाज़ हैं वो अंडरग्रोथ रह जाते हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन है वो ग्रो नहीं हो पाती ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की वजह से। अब ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट देख लेते हैं। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट जो होती है, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट को हम मॉनसूनल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये ऐसे रीजन में अकर करता है जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन सेग्रीगेटेड होती है प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई पीरियड्स में। ठीक है, वेट और ड्राई पीरियड्स में ये बटी हुई होती है। लेकिन इस काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और वेस्टर्न अफ्रीका एंड ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन और इंडिया में भी पाया जाता है। तो इस तरह का जो फॉरेस्ट है ये इन जगहों पे मिलता है। ठीक है, दो स्टेट ऑफ सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि कुछ रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल हाई होती है लेकिन वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन विंटर एंड समर, ये चीज़ें वहाँ पे अफेक्ट करती है। एपिफाइट